हेलो एवरीवन। दुर्गा नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज हम बात करेंगे कारको भाव नाशक के बारे में कि कारको भाव नाशक का सूत्र किस तरह से लगता है, वो सही में काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्येक भाव के कौन से कारक होते हैं। तो प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव से हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं और पिता को, सूर्य से पिता को देखते हैं। तो शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब भी हम देखते हैं तो इसीलिए उनको हम सूर्य को कारक ग्रह यहाँ माना गया है। और कहीं कहीं चंद्रमा को भी प्रथम भाव का कारक माना गया है, क्योंकि चंद्रमा से हम मन को देखते हैं। द्वितीय सेकंड हाउस के कारक ग्रह गुरु हुए, चंद्रमा हुए। सेकंड हाउस वाणी का भी स्थान है, तो इसीलिए बुध को भी माना गया है। यहाँ पर आप राशि पर ध्यान नहीं दें, राशि सिर्फ इस तरह से हम लिख दिए हैं हाउस के हिसाब से कि ये प्रथम घर हुआ, प्रथम हाउस हुआ, ये द्वितीय सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। यहाँ पर भाव के बारे में बतला रहे हैं और कारक ग्रह के बारे में बतला रहे हैं। तो थर्ड हाउस के कारक मंगल को माना गया है और यहाँ पर बुध को भी माना गया है। चौथे घर के कारक चंद्रमा को माना गया है। पांचवें घर के कारक बृहस्पति और बुध को माना गया है। थर्ड हाउस के कारक मंगल इसलिए क्योंकि वो पराक्रम को दिखलाता है, इसीलिए थर्ड हाउस को के कारक ग्रह मंगल हुए। और यहाँ से हम छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, तो छोटे भाई बहन का भी कारक मंगल होता है। चंद्रमा से हम माँ को देखते हैं, चंद्रमा से सुख और समृद्धि भी देखते हैं और घर परिवार भी देखते हैं। तो चौथे भाव के कारक को हम चंद्रमा को बतलाया गया है। पांचवें घर से हम ज्ञान को देखते हैं, तो इसीलिए बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और बुध भी ज्ञान के कारक हैं, तो इसीलिए हम बृहस्पति और बुध को पांचवें भाव का कारक मानते हैं। और मंगल से क्रोध को दिखलाया गया है, इसीलिए छठे भाव में के कारक को मंगल ग्रह से देखा गया है। और पति के लिए पत्नी जो हुई वो सेवेंथ हाउस के कारक होते हैं और पत्नी के लिए पति बृहस्पति जो होते हैं वो सेवेंथ हाउस के कारक बनते हैं। आठवें हाउस के कारक शनि और मंगल बनते हैं। नौवें भाव के कारक सूर्य और गुरु होते हैं, क्योंकि ये धर्म भाव है, तो सूर्य से भी हम धर्म को देखते हैं और बृहस्पति या गुरु से भी हम धर्म को देखते हैं। 10वें भाव के कारक सूर्य और शनि है और 11वें भाव के कारक गुरु या बृहस्पति है और 12वें भाव के कारक शनि, राहु, केतु और शुक्र है। तो कारक भाव नाशक ये बतलाता है कि यदि किसी भाव में उसी भाव का कारक उसी राशि में आ जाए तो और उस पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि पड़े या अकारक ग्रह वहाँ बैठ जाए तो वह कारक भाव नाशक का सिद्धांत तब लगता है। सिंपल, आप यदि सीधे किसी को यदि बोल दीजिएगा कि आपके साथ घर में शुक्र है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। यदि चौथे घर में चंद्रमा है और वो भी उच्च स्थिति में है तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये कारक भाव ना से आ गया, क्योंकि चंद्रमा तो उच्च स्थिति में है तो यहाँ पर तो अच्छा ही परिणाम मिलना चाहिए। फिर ये कारक भाव ना से का सिद्धांत क्यों लगा? इसके पीछे का कारण है कि जैसे कि एक और हम आपको दिखलाते हैं। ये रावण की कुंडली हमने प्राप्त की है, तो ये जैसे कि सिंह राशि का उसका कुंडली है और यहाँ पर सूर्य है तो आप जानते ही हैं कि वो लंका का राजा था। उसके पास क्या नहीं था? सोने की नगरी थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन यहाँ पे कारक भाव नाशक का सूत्र यहाँ लगता है। चूँकि यहाँ पर गुरु भी हैं, हम सभी जानते हैं कि वो ज्ञानी भी बहुत था, लेकिन एक जो लाइन उसके लिए प्रसिद्ध है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, ये बहुत ही प्रचलित है और वो उसी तरह का व्यक्ति था, इसीलिए उसका अंत भी हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य सिंह राशि में है और प्रथम भाव में है, तो ये सभी कुछ वो राजा के समान भी था। उसने बहुत अच्छा से अपना राजपाट चलाया, सब कुछ था उसके पास राजा, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत का जो सिद्धांत है वो उस पर लागू हुआ कि एको हम द्वितीयो नास्ति,
और वही चीज़ उसको लेके डूब गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिफ्थ हाउस में राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इसी कारण उसका दुर्बुद्धि आ गया होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे उसमें हमने बतलाया, तो जैसे सिंह राशि में सूर्य है तो इस तरह से हम देखेंगे। और सेकंड 6 हाउस में जैसे कि बुध है, यहाँ भी उसका लगता है, तो बुध भी उच्च के हो गए हैं। तो इस तरह से हर लग्न का जो होगा उस पर अलग अलग सिद्धांत लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि है, तो यहाँ पर यदि बृहस्पति किसी की कुंडली में है, ये भी किसी का कुंडली ही है, मैंने पूरा ग्रह स्थापित नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर यदि बृहस्पति है तो बृहस्पति उच्च के हो गए। ये कुंडली मैंने देखा था हाल ही फिलहाल में। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ का गड़बड़ी है। एक तो शनि का दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि पड़ रहा है। शनि यहाँ पर बहुत खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर केतु का जो युति है उसका भी खराबी आया है, और यहाँ पर लग्न जो है छठे भाव में आ गए हैं। तो ये बच्ची है तो बहुत ही ज्ञानवान, लेकिन वो चूँकि लग्न जो है सो 6 हाउस में आ गए हैं, तो वो सबको समझाते समझाते उसको लड़ाई ही हो जाता है। तो इस तरह से दोष आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान जब हो जाता है तो आदमी समझाने का कोशिश करता है, और उस समझाने के चक्कर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मिला जुला के यही सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित। वो देता सब कुछ है, वो चीज़ उच्च का जो भी ग्रह रहता है वो हर चीज़ जो उसके कारकत्व में आता है वो सब कुछ देता है। वो सौभाग्य भी देगा, वो सब संपदा भी देगा, वो ज्ञान भी देगा, इस सब में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो अपना ज्ञान जब रहता है तो वो दूसरे को जो देता है, और बहुत ज़्यादा ज्ञान आप दीजिए तो लोगों को खराब ही लगता है। और चूँकि यहाँ पर एक गड़बड़ी जो है वो 6 हाउस में आ गए हैं, तो उसका लड़ाई भी हो जाता है। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो वो चीज़ भी इस तरह से हम देख सकते हैं। तो जैसे मिथुन राशि में हमने देखा, तो कुंभ राशि में जैसे 11, 12, 1, तो यहाँ पर यदि मंगल रहेंगे तभी उसको दोष लगेगा। तो हर लग्न के लिए अलग अलग हम देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे प्रथम भाव में मान लीजिए कि किसी का सूर्य है तो उसे क्या कष्ट होगा। तो अहंकार आ जाएगा, पिता से संबंधित कुछ कष्ट हो सकता है। सेकंड हाउस में यदि गुरु और बुध रहे तो धन की अस्थिरता हो सकती है, पारिवारिक क्लेश हो सकता है। तो सेकंड हाउस में यदि गुरु रहे तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड मान लीजिए वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि और सेकंड हाउस में धनु राशि पड़ा, वहाँ पर किसी के गुरु हैं, तो गुरु हैं तो वो ज्ञान से ही परिवार चलाएगा, उसके पास धन संपदा तो होगा ही, लेकिन वही ज्ञान ज़्यादा आदमी दिखलाता है कहीं तो थोड़ा सा क्लेश वाला बात आ ही जाता है। इस तरह से कुंभ राशि के थर्ड होगा तो थर्ड हाउस में मंगल पड़ेंगे। यदि वहाँ पर यदि मेष राशि में, हाँ मेष राशि में मंगल हुआ और कहीं से यदि पापी ग्रह का दृष्टि पड़ा तभी वो दोष लगेगा, तो उसमें छोटे भाई से संबंधित कष्ट हो सकता है। चौथे भाव में माँ से संबंधित कष्ट हो सकता है, पारिवारिक सुख में कमी हो सकता है। फिफ्थ हाउस में यदि इस तरह का हुआ तो संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है। और छठे भाव में क्रोधी स्वभाव का आदमी हो सकता है। सातवें भाव में मान लीजिए कि वृश्चिक राशि का कोई कुंडली है और 7th हाउस में वृषभ राशि पड़ता है, और वहाँ यदि शुक्र आ गया तो क्या स्थिति हो सकता है। उस आदमी में प्यार तो होगा और प्यार से ही अपनी पत्नी को रखेगा, लेकिन वही अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा प्यार भी कहीं ना कहीं खराबी कर देता है, तो वो चीज़ हो सकता है। 8th हाउस में शनि और मंगल, 8th हाउस में यदि शनि रहे तो आयु काफ़ी दे देते हैं, लेकिन वहाँ यदि कोई रोग हुआ तो उससे बहुत कष्ट हो सकता है। लंबी आयु होने के बाद भी आदमी कष्ट का अनुभव कर सकता है। 9वें भाव में यदि सूर्य और गुरु रहे तो संत जैसा प्रवृत्ति आदमी का हो सकता है। तो वैसे तो संत वाली प्रवृत्ति बहुत अच्छी हुई, लेकिन उस परिवार के लिए थोड़ा सा कष्ट वाली बात हो सकती है। 10th हाउस में यदि सूर्य और शनि की स्थिति यदि ऐसी हुई तो वो आदमी कर्मठ तो बहुत होगा, बहुत धन संपदा भी कमाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन यदि किसी चीज़ की अति होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ 10th की दृष्टि 10वें भाव की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ती है, तो घर के लोग परेशान होंगे। अब घर के लिए यदि समय नहीं निकाल पाइएगा तो उससे भी परेशानी होगी। और 11वें भाव में यदि गुरु रहे तो धन की कमी। 11वें भाव जो है इच्छा पूर्ति का घर है, वहाँ पर यदि गुरु रहे तो आदमी धन प्राप्ति के लिए 100 बार सोचेगा क्या उचित है क्या नहीं उचित है। तो स्वाभाविक है उसके पास उतना धन की थोड़ी सी कमी हो सकती है,
लेकिन उसके पास ज्ञान है, ये अच्छी बात है। और 12वें भाव में यदि शुक्र हुआ तो आदमी भोग बहुत करेगा, तो ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। इस तरह से हम कारको भाव नासा का जो सिद्धांत है इस तरह से हम लगाएंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, और आप लोगों ने किया भी है पिछले वीडियो में, मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरा मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम इसी तरह से अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं और आप लोग को समझा सकें। धन्यवाद।